बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज है 19 दिसंबर 2022 और दिन है पीर का। सबसे पहले हम बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने दोनों ने मिलकर तहरीक अदम एतमाद पंजाब असम्बली में जमा करवा दी है। डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आला के ख़िलाफ़ उनकी दरख्वास्त पे 100 मेंबरान के दस्तखत मौजूद हैं और ये जमा करवाई है ख्वाजा इमरान नज़ीर ने, जो नून लीग के मेंबर हैं उन्होंने। तो ये अब तक की सब जो डेवलपमेंट जो कल मैं आपको बता रहा था, और इस पे फवाद चौधरी का वो रिप्लाई भी आ गया कि जी ये सिर्फ टाइम गेन है, 2-3 दिन 4 दिन आगे हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा मंडे तक चली जाएगी। मंडे तक इसमें जो मर्दम उसकी शुमार होती है वो भी हो जाएगी, काउंटिंग भी हो जाएगी इस पे। इसी के साथ इनके पास जो ऑप्शन बचते हैं वो बहुत ही कम थे, जो मैंने आपको बताया था, जैसे कि इन्होंने आज हाई कोर्ट में एप्लीकेशन भी दे दी है, लाहौर हाई कोर्ट में एप्लीकेशन भी जमा करवा दी है तहरीक अदम एतमाद असम्बली को तहलील करने के हवाले से कि जी असम्बली को तहलील ना होने दिया जाए, उस पर कोई शॉर्ट नोटिस आ जाए या कुछ इस तरह का हो जाए, तो वहाँ भी अमल जमा करवा दिए। आपको पता है कि लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ज़रदारी साहब और चौधरी शुजात और सालिक साहब, इनकी आपस में मुलाकातें हो रही हैं और उनमें भी काफ़ी जो है बातचीत भी हो रही है, लेकिन उनको कोई हल हसूल नहीं निकल पा रहा। वो भी आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि उनका हल हसूल क्यों नहीं निकल पा रहा। दूसरा जो कल परवेज़ इलाही साहब ने एक इंटरव्यू दिया था, उसके आफ्टर शॉक्स अभी तक आ रहे हैं, और उसमें उन्होंने एक बहुत बड़ी बात जो कल मिस हो गई थी, वो उन्होंने कहा कि जी असम्बलियों को ना तोड़ने के लिए और हमें हुकूमत को कंटिन्यू करने के लिए ऊपर से इशारे आ रहे हैं। उनका इशारा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ था, और ये उन्होंने एक इशारा दिया कि जी अभी भी हमें ऊपर से मना किया जा रहा है कि आप असम्बलियाँ ना तोड़ें। तो इनके पास ऑप्शन है कि जी 1 साल के लिए एमरजेंसी लगा दें, तो एमरजेंसी लगा दें तो वो एक अलग बात होगी। और दूसरा एक जो क्राइसिस की बात कर रहा हूँ, इकॉनमी क्राइसिस की बात कर रहे थे हम लोग, तो इकॉनमी क्राइसिस के ऊपर भी वो एक साल के लिए डिले कर सकते हैं या 1 साल का माशी एमरजेंसी भी लगा सकते हैं। लेकिन माशी इमरजेंसी लगाने के साथ साथ इनको जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। वो इनके बारे में अभी किसी ने इनको बताया नहीं है कि माशी कॉन्सिक्वेंसेस लगाने से का मतलब है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर गया, मुल्क के पास एलसीओ के पैसे नहीं हैं, ना ही जो पोर्ट पे कंटेनर खड़े हुए हैं उनको छुड़ाने के लिए पैसे हैं, ना ही अद्वियात मंगवाने के लिए पैसे हैं, ना ही पेट्रोलियम के जो पेट्रोलियम भी बहुत कम लिया गया है, अद्वियात नहीं ली जा रही। तो ये इकॉनमी अगर इमरजेंसी लगा दी तो फिर तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर देंगे ये मुल्क का। तो उसके भी इनको अंदाज़ा नहीं है कि ये इकॉनमी जो इमरजेंसी है, इकॉनमी की इमरजेंसी लगाने का मतलब क्या होता है। वो अगर लगा दी गई तो डॉलर तो फिर इनके काबू से भी बाहर निकल जाएगा, बहुत ऊपर निकल जाएगा, और इनके वो बात नहीं रहेगी। हो सकता है उसके मुताबिक डिले कर लें, लेकिन कितना डिले कर लेंगे, वो भी 5-6 महीने से ज़्यादा इलेक्शन को डिले नहीं कर पाएंगे या इससे ज़्यादा नहीं लेके जा पाएंगे। आईएमएफ के हवाले से बात करता चलूँ कि आईएमएफ से बातचीत तो हो चुकी है इनकी। मुझे जो एक मुजम्मिल असलम साहब हैं, माशी एक्सपर्ट हैं, उन्होंने बताया, उनसे पता चला हमें कि इनकी बात आईएमएफ से हो चुकी है, तकरीबन कोई बेहतरी के करीब आ चुके हैं। लेकिन अब आईएमएफ को मनाने का इससे बेहतरीन कोई तरीका नहीं है, इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है, या वो इसके बगैर नहीं मानेंगे कि जब तक कि जो ये एग्रीमेंट कर चुके हैं उनको इम्प्लीमेंट ना करवा दें, उस वक्त तक दूसरी किस्त मिलने की तो उम्मीद ही ना रखें। और वो जब वो जो एग्रीमेंट ये लोग करके आए, चाहे वो मिफ्ता इस्माइल करके आए, चाहे वो इसहाक डार साहब करके आए, वो इम्प्लीमेंट कर क्यों नहीं रहे? इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं कर रहे कि वो करने के बाद एक महंगाई का बहुत बड़ा तूफान आएगा, और इनको तो ये सामने नज़र आ रहा है कि ये अगले कुछ अरसे में इलेक्शन में जाना है, और इस महंगाई, और जो इस वक्त महंगाई चल रही है, जो इन्फ्लेशन का रेट है वो तो बहुत ही ज़्यादा है, उसके ऊपर फिर और ज़्यादा टैक्सेस लग जाएंगी, तो फिर तो इलेक्शन में इनको मुंह दिखाने की जगह भी इनके पास बाकी नहीं रहेगी। तो आईएमएफ के हवाले से बात की है फवाद चौधरी ने कि आईएमएफ वेरी वेरी अनहैप्पी है इन लोगों के साथ, और आईएमएफ उस वक्त तक नहीं मानेगा जब तक कि
ये एग्रीमेंट पे हुई बातों पे अमल दरामद ना कर दें, और उन पे अमल दरामद करने का सीधा सीधा मतलब है कि ये फारिग। और दूसरी बात, आगे चलते हैं, हम इमरान खान के हवाले से बात करेंगे, और एक और चीज़ जो आज बहुत ज़्यादा हुई है उस पर भी आज बात करेंगे। इमरान खान साहब ने आज सहाफ़ियों से बात करते हुए बात की। उन्होंने कहा कि जी परवेज़ इलाही मेरे साथ बैठे रहे, परवेज़ इलाही को मेरी बातों का बुरा घर जाके लगा। तकरीबन उन वहाँ पे ज़राए के मुताबिक कि वो तकरीर के बाद भी 1 घंटा तक बैठे रहे, कॉफ़ी वगैरह पीते रहे, और उस वक्त उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया इस बात का। हाँ, घर जाके उनको याद आया कि मैंने बाजवा साहब की बुराई की, क्योंकि मैंने आपको कल बता दिया था कि एक फ़ोन आया था उनको। उसके बाद वो सारा इंटरव्यू में बिल्कुल ही हो गया। लेकिन जो इंटरव्यू की बात करें हम, इंटरव्यू में काफ़ी जो मीडिया पे जो चल रहा है वो तो इसका एक छोटा सा पार्ट है जो इमरान खान के हवाले से उन्होंने बोल दिया। बाकी इसके बाकी मज़ीद पार्ट अगर आप देखें ना, तो वो उन्होंने नून लीग को भी धोखे रखा है, कहीं पे नून लीग की बहुत तारीफ़ें की है, और एक ऑप्शन उन्होंने अपने लिए अभी भी बचा के रखा है। उन्होंने जरदारी साहब की बेजा हमायत की या उनकी अच्छाइयों की बात की, तो उन्होंने एक दरवाज़ा अभी तक अपने पास खुला हुआ रखा हुआ है। और जरदारी साहब का इस पंजाब में देखा जाए तो बहुत बड़ा रोल बनता जा रहा है, लेकिन रोल उनका क्या है, उनकी पार्टी का तो वहाँ पे सिर्फ 7 सीटें हैं, इससे ज़्यादा उनके पास सीटें भी नहीं हैं। उनकी जो इस वक्त की काबीना है वो कोई 5-6 लोगों से ज़्यादा की नहीं है, 5-6 लोग ही हैं टोटल जिनके ऊपर वो जिनसे बात करते हैं या उनके आगे चलते हैं। आगे चलते हुए इमरान खान ने बोला कि नून लीग से अगर काफ लीग नून लीग से चाहे तो बात कर सकती है, क्योंकि वो बिल्कुल आज़ाद है, उनकी मर्ज़ी है, वो वहाँ से बात भी कर सकते हैं, उनसे मशवरे भी ले सकते हैं, लेकिन उनका मुस्तकबिल हमारे साथ है और वो हमें अब पीछे नहीं छोड़ सकते। इस बात का जिक्र मैं अपने लास्ट व्लॉग में कर चुका हूँ कि अब वो पीछे इन बातों से नहीं हट सकते, और मुझे उन्होंने जो समरी है वो दस्तखत करके दी हुई है, और मैं फ्राइडे को ये दोनों समरियाँ मूव हो जाएंगी टूवर्ड द गवर्नर कि ये टूट जाए। अभी भी इसको हुर्फ़ आखिर नहीं कह सकते, जैसे अभी इन्होंने तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी है, ये अभी का वाक़या है बिल्कुल, और आगे चल के देखें क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं इनके और आगे किस तरह से ये चलते हैं। तो आगे बात करते हुए उन्होंने कहा कि मेरी जो हुकूमत है उसको टोटल गिराने में बाजवा साहब का हाथ है और बाजवा साहब ही इसके ज़िम्मेदार हैं। और उन्होंने ये भी कहा साथ में कि अमेरिका का मुझे नहीं पता कि कितना हाथ है, लेकिन हाथ ज़रूर है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि साइफ़र जो आया हुआ था उसकी खुल के तहकीकात हो जाएं, और वो तहकीकात अभी तक रुकी हुई हैं, साइफ़र पे कोई तहकीकात नहीं हो रही। ये मामला कुछ दिन बाद दोबारा उठ जाता है, थोड़े दिन ये ठंडा रहता है, उसके बाद फिर दोबारा उठ जाता है। तो साइफ़र की जब तहकीकात हो जाएंगी तो ये बात खुल के सामने आया हो जाएगी कि क्या डिक्टेट किया गया और उसको, लेकिन बाजवा साहब चाहते तो वो इस हुकूमत को गिरने से बचा सकते थे। ये तो एक खुली सी बात है कि वो इस पे ज़्यादा आगे जो अमल दरामद है वो टोटली बाजवा साहब ने कराया है। आज एक और बड़ी बात हुई है, जो ये लोग घड़ी कहते थे बार बार के जी घड़ी चोर और ये जेवरात चोरी हो गए, ये हो गए। आज सुप्रीम कोर्ट में जो इन्होंने दरख्वास्त दी थी वहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया, और उन्होंने कहा कि 1947 से अब तक तोशाखाना की सारी तफसीलात 16 जनवरी तक जमा करवाई जाएँ, और 16 जनवरी तक ये सारी ये भी बताया जाए कि किस किस ने क्या क्या तहफ़ लिए और क्या क्या जमा करवाया वहाँ पे। तो उसके ऊपर वफाकी हुकूमत के जो वकील साहब थे उन्होंने इसकी मुखालफत कर दी कि जी ये चीज़ तफसीलात आपको नहीं प्रोवाइड की जा सकती, और तोशाखाना के मुतालिक तफसीलात फ़राहम नहीं की जा सकती। और उसके आगे जज साहब ने ये कहा कि जो तोशाखाना में दिए गए तोहफे हैं वो खुफिया भी तो नहीं रखे जा सकते, उनको सामने लाना पड़ेगा। ये वही बात है, मैं आपको बार बार कह रहा था, और इमरान खान साहब भी इस बात का जिक्र अक्सर करते रहते हैं कि तोशाखाना में मैंने जो चीज़ ली है वो रेगुलरिटी के बिल्कुल कानून के मुताबिक ली है, और लेने के बाद मेरा हक बनता है मैं जिसको चाहूँ बेचूँ। उन्होंने अपनी तकरीर में भी बोला कि मेरी घड़ी है, मैं जिसको चाहूँ बेचूँ। तो उन्होंने अपने
जो लॉ है उसको पूरा करते हुए वो परचेज़ की है, और उनके बैंक एफबीआर में और उनकी जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें वो चीज़ें शामिल हैं। वो एक मुकम्मल कानून के मुताबिक ली हुई है, और इन्होंने अपने एक कह लें कि शीशे के घर में बैठ के उनके ऊपर पत्थर फेंका, और अब जब रिटर्न की बारी आई तो ये सब फंस गए यहाँ पे बहुत बुरी तरह। और ये जब खुलेगा तो ये बहुत बड़ा मैस बच जाएगा इनके लिए, और इनके लिए सर मुंह छुपाने की जगह नहीं बचेगी, क्योंकि तोशा खाना से जो गाड़ियां हैं वो लेने की इजाज़त नहीं है, और इन लोगों ने अपनी 4-4 गाड़ियां ली हुई हैं। इन लोगों ने, मैं आपको एक लास्ट व्लॉग जो मैंने एक पहले व्लॉग किया था आज से हफ्ता 2 हफ्ता पहले, उसमें पूरी डिटेल बताई थी कि कौन कौन से सदर कितनी कितनी तहफ़ लेके घर जा चुके हैं, और किसी को पता ही नहीं है। उनमें सबसे बड़े जो थे वो शौकत अजीज़ साहब थे, जिन्होंने 1126 तोहफे लेके चले गए थे, और करोड़ों के तोहफे यहाँ पे लाखों में लिए गए, चंद लाख चंद हज़ार रुपयों में लिए गए। 50 रुपए की कालीन लेके गए हुए हैं ये यहाँ से। उनकी डिटेल आने दें, डिटेल जब आएगी तो मज़ीद इनके सामने ये बहुत बुरी तरह से फंस जाएंगे। आज तक के लिए इतने, मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। जाने से पहले मैं एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, और बेल आइकन के बटन को दबाएं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।